तो हे गाइस, I'm कौशल एंड दिस इज आवर चैनल शुभम कौश नहीं कि हाँ नहीं अरे पढ़ा रहा हूँ। एक तो यार क्या है ना, कन्फ्यूजन बहुत हो रही है इस चैनल पे डालना है कि उस चैनल पे डालना है। मतलब समझ रहे हो बात को, मेरी ओवर एक्टिंग को भी थोड़ा समझ रहे हो ना। बस ओके, सो फिर से स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, I'm कौशल एंड वेलकम टू लेट्स सिंग अनदर वे। इस वीडियो में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लास 9th ICSE की, चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि है द वैदिक पीरियड। तो फॉर रेफरेंस आई एम यूजिंग द मॉर्निंग स्टार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, बिकॉज काफ़ी लंबा चैप्टर है एंड फोन में मेमोरी बहुत कम है। सो चैप्टर 2, scholars and historians refers to the period when Aryans first settled in India as the early Vedic period। तो जो scholars और historians हैं वो इस पीरियड को रेफर करते हैं क्या, अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BC। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो BC वाला सिस्टम होता है ना, अगर अभी 1500 चल रहा है, 1500 क्या चल रहा है BC, तो अगला साल होगा 1499 BC, राइट। अभी हम AD में हैं, एंड मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। AD स्टैंड्स फॉर, अच्छा थोड़ा आसान करता हूँ पहले, BC स्टैंड्स फॉर, सबको पता होगा बिफोर, सॉरी यहाँ पे E आएगा, बिफोर क्राइस्ट, एंड AD स्टैंड्स फॉर आफ्टर डेथ। नहीं, सबको लग रहा है ये बिल्कुल गलत है यार। क्यों? क्योंकि देखो ये बिफोर क्राइस्ट है और ये अगर आफ्टर डेथ है तो जीसस क्राइस्ट जिंदा किस टाइम पीरियड में रहे। लेट्स से ये एक वो है, ठीक है, क्या कहते हैं, टाइमलाइन है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2 BC, यहाँ पे क्या है 1 BC, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 AD, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 AD, 3 AD, ये ऐसे है, राइट। तो ये पहले तो नहीं था, अभी कुछ साइंटिस्ट वगैरह ने, मतलब हिस्टोरियंस वगैरह ने काफ़ी कुछ कर दिया है। तो AD ये क्या है, द बर्थ ईयर ऑफ जीसस। इसको AD की फुल फॉर्म क्या है, एनो एंड डोमिनी। सो या एनो डोमिनी। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब क्राइस्ट या फिर जब लॉर्ड पैदा हुए थे, जब लॉर्ड का बर्थ हुआ था, इस ईयर में लॉर्ड का बर्थ हुआ, इससे पहले बिफोर क्राइस्ट, इसके बाद वाला एनो डोमिनो। अब कई लोग कहेंगे भाई हम तो मानते नहीं जीसस क्राइस्ट में, मतलब तो ठीक है, फिर क्या हुआ, बस यही तो करना है, इसमें नॉट अ बिग डील। पर फिर भी बहुत ही कट्टर क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो BC है इसको तुम बिफोर कॉमन एरा, BCE लिख सकते हो। BCE क्या है, बिफोर कॉमन एरा, और इस AD को तुम लिख सकते हो CE क्या है, कॉमन एरा, राइट। सो नहीं विश्वास करते तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब जितनी भी जो भी रिलीजन की है वो BC AD पे ही चलेंगी कि इस साल जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, इससे इतने साल पहले रामायण हुई, मतलब ऐसा कुछ भी आ सकता है, इससे इतने साल पहले जैनिज्म फॉर्म हुई थी, इससे इतने साल पहले ये हुआ था, इसके से इतने साल बाद क्या क्या हुआ था। अगर हम आज के साल की बात करें, अब के साल की, वो है 2020 AD चल रहा है, या फिर तुम कह सकते हो 2020 CE कॉमन एरा चल रहा है, राइट। सो ऐसा कहा जाता है। तो मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2020 साल हो चुके हैं, माइट बी पॉसिबल। सो चैप्टर पे फोकस करें। ओके, सो between 1000 to 500 BC, when iron had come to be used, it is believed that Aryans followed the course of the rivers and settled along the valley of Yamuna and Ganga. The iron tools helped them to clear the forest. They moved in the eastward and southeastward direction. Aryans so far nomadic। अब nomadic मतलब क्या होता है, wanderer in nature gradually settled in the Gangetic Valley। समझ आई? नहीं आई तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। क्या चीज़ है कि 1000 से 500 BC, अब आप पिछले चैप्टर पे जाओगे तो वहाँ पे उनका डिक्लाइन देखो, डिक्लाइन क्या है, 1800 पे शुरू हो गया था और ये कब आए 1500 में, तो 300 साल का गैप।
ये हमें लगता है, हो सकता है ये 1500 का हो 1700 और वो 1800 का हो 1700, तो हो सकता है इन्होंने इन्वेड कर दिया हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट। तो ये पहले तो घूमते रहते थे, ग्रेजुअली ये सेटल हो गया। अब ये आए कहाँ से थे, इसके ऊपर काफ़ी थ्योरीज हैं, पर मेरे हिसाब से मतलब जितना मैंने चैप्टर पढ़ा और समझा, मेरे हिसाब से क्या वो इधर जाए थे। इधर क्या है, सेंट्रल एशिया, मतलब इधर चाइना है आपका और इधर क्या है, सेंट्रल एशिया। अगर इसको इंडिया देखें हम तो, ठीक है, तो सेंट्रल एशिया से आए थे वो। सो या अब ये कहाँ पे सेटल हो गए थे, गंगेटिक वैली में। गंगेटिक वैली कहाँ है आपकी, क्या कहते हैं उसे, लेट मी जस्ट सी इफ़ यू हैव, नो इसमें तो आपका है नहीं, बट अगर मैं इसमें आपको दिखा पाऊँ तो ये जो है ना, ये साइड जो नेपाल वगैरह के साथ साथ लग रही है, ये है हमारी गंगेटिक वैली। तब नेपाल वगैरह कहाँ था, एक ही था, मतलब समझ रहे हो, तब इंडिया वगैरह थोड़ी बना था। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड। This period is known as later Vedic age, 1000 to 500 BC. The culture of the period is referred as the Vedic culture because it was based on the Vedic text. Later Vedic age है, अब अर्ली वैदिक एज भी है, वो सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अब भैया इतना सब पता कैसे लगा, ये सब पता लगा यार सोर्सेज से। एक सोर्स नहीं था, अलग अलग सोर्स थे जो कि अब बताए हुए हैं, हम पढ़ते हैं। सबसे पहला सोर्स क्या है, लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी मतलब बुक्स वगैरह। The Vedic text may be divided into two broad chronological groups. The early Vedic text 15 to 1000 BC, where most of the hymns मतलब हिंदी में भजन कह सकते हो, ठीक है, भजन, हाँ भजन, of the Rig Veda were composed, and the later Vedic text 1000 to 500 BC, to which belong the remaining Vedas and their branches, Brahmana, Sarankyas, Upanishads, etc. The two periods corresponding to the two phases of Aryan expansion in India. Okay. तो ये क्या बोलते हैं कि लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज। अब जो अर्ली वैदिक एज थी, इसमें हाइम्स वगैरह मोस्टली बन गई थी ऋग्वेद की। एक चीज़ का मुझे यहाँ पे कई बार डाउट आता है कि ये कह रहे हैं ना 1500 BC पे, 1500 BC पे ये सब ब्रह्मा जी ने लिखी है, मतलब गणेश जी ने लिखी है, वैसे वो सब अलग अलग वो सब स्टोरीज है, मैं यहाँ पे तो नहीं बोलूँगा ऑब्वियसली। तो जीसस क्राइस्ट के 1500 साल पहले ये सब होता था। तो जब ये लिखी गई, आई थिंक मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है, जो विष्णु जी ने रूप लिए थे वो इसके बाद लिए थे, ये लिखने के बाद, हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो उसके बाद मे बी आई एम रॉन्ग, बट उसके बाद ही रामायण हुई होगी, उसके बाद ही वो टर्टल वाला हुआ होगा, उसके बाद ही वो क्या कहते हैं कृष्ण जी आए होंगे, उसके बाद ही कलगी तो अभी आए नहीं, अभी नहीं आए। ओके, तो वेट करते हैं जब आएंगे, राइट। सो या बिट कन्फ्यूजिंग, क्योंकि BC-AD हम अपने से कैसे कंपेयर करें, आई कांट, ठीक है, छोड़ो, इतना तो समझ आ गया। द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल केम टू बी रिफ्लेक्टेड इन द वैदिक लिटरेचर, दस वेदास बिकेम द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। अब वेदों से हमें काफ़ी कुछ पता लगता है। एक तो मतलब वही चीज़, ठीक है, कल्चर के बारे में सीखने को मिलता है, एक कि उस टाइम पे लोग रहते कैसे थे, वो सब कैसे था, वो सब वेदों में मिलता है। अब तुम्हें लग रहा होगा ये एक बुक है, एक बुक नहीं है यार, बहुत 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 मतलब ज्ञान के भंडार है। अगर तुमने मतलब छोटे होते वो देखी हो बाल गणेशा, एक कार्टून टाइप से मूवी होती थी, ठीक है, 3-4 पार्ट्स आए थे उसके, तो उसमें गणेश जी लिख रहे थे, तो कितनी बुक्स लगातार ऐसे लिखते गए थे, ऐसे फिर उन्होंने दांत तोड़ दिया था, ऐसा कुछ हुआ था ना। मैं छोटे होते देखा था ये सब, तो अगर तुमने वो देखा हो तो यू कैन रिलेट विद इट। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बुक्स, काफ़ी बुक्स मतलब इनफैक्ट, राइट। सो या द वैदिक लिटरेचर वॉज रिटन इन संस्कृत। द टर्म वेदा हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वेद विच मीन्स नॉलेज। वैदिक लिटरेचर इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, नेमली श्रुति एंड स्मृति। अब जो श्रुति है, ऐसा मानना जाता है कि वो भगवानों के द्वारा सेजेस को दे दी गई थी नॉलेज। अब सेजेस क्या होते हैं, सिंपली मतलब थोड़े संत टाइप, सेंट वगैरह तुम कह सकते हो। और जो स्मृति थी वो लिखी गई थी ऋषियों के द्वारा, ठीक है। जो श्रुति थी वो ऑरली पास की जाती थी काफ़ी देर तक, मतलब कि ऐसी
जो सेंट्स थे वो अपने प्यूपिल्स को समझा देते थे खुद ही, तो वो आगे समझा देते थे और ऐसे साइकिल चलता रहता था। जो दूसरी थी वो थी स्मृति। स्मृति ऋषियों ने लिखी थी, ऋषियों ने क्या लिखी थी, कंपोज की थी। सो द वैदिक लिटरेचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज: द 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, एंड देयर संहितास। अब संहितास आई थिंक है आगे तुम्हें। द ब्रह्मणस अटैच टू ईच समृता, फिर दी आरण्यकास, फिर दी उपनिषद्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वेदास। ठीक है, उसमें क्या है, 4 वेद हैं तुम्हारे। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ये वेद है। अब जैसे कि इन्होंने बताया है, ये खुद बता रहे हैं कि एंड देयर संहितास, यहाँ पे हर एक वेद पे 3, 4, 5, 6 होंगे संहितास। इसे क्या बोलेंगे हम, कलेक्टिवली बोल देंगे संहितास। ठीक है, अब ये जो संहितास हैं, ये जो इतने हैं 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके भी काफ़ी होंगे। क्या होंगे, ब्रह्मानस। अब यहाँ पे ब्रह्मानस आगे भी हम पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं। सो सबसे पहले तुम्हारा क्या आता है, ऋग्वेद, सबसे इंपॉर्टेंट वेद ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद भी मेरे हिसाब से। इट इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड एंड इज देयरफॉर नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास, मतलब हमारे जैसे चैप्टर होते हैं तो उनके मंडलास। अब मंडलास ये नहीं कि 5-6 पेज के, नहीं, किताबों के मंडलास होते थे। ठीक है, होते हैं, अब भी तो है। It is said to have been composed during the early Vedic period. The hymns are dedicated by the sages to the god. They were passed orally from teachers to their disciples. The Rig Veda hymns are the authentic sources of knowledge of life of people of the time. Much of the Indian philosophy is based on the Rig Veda. It also contains the famous Gayatri mantra. Although religious in nature, the Vedas are a valuable source of information on various subjects. तो है ये रिलीजियस, पर फिर भी हमें काफ़ी नॉलेज देते हैं उनकी लाइफ के बारे में जो उस टाइम पे रहते थे। राइट, सो ऋग्वेद तुम्हें समझ आ गया ऋग्वेद का। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास सामवेद। द टर्म साम ही कहते हैं, मीन्स स्वीट सॉन्ग और द मेलेडी। अब इस वेद में क्या है, कुछ हाइम्स जो हैं, मतलब कुछ भजन जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और ये जो पूरा सामवेद है ना, इसका मतलब क्या कहते हैं उसे, सिग्निफिकेंस क्या है कि जब थोड़े वो क्या कहते हैं सेक्रीफाइसेस होंगे, प्रीस्ट के द्वारा सेक्रीफाइसेस वगैरह होंगे, वो तो किस में आएंगे, तुम्हारे सामवेद में। अगला आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, इट डील्स विद हाइम्स रिसाइटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ यजनाज। जैसे वो कहते हैं नहीं स्वाहा, तो वो सब चीज़ें वो यजनाज वगैरह में तुम्हारा यजुर्वेद आता है। ठीक है, और इससे हमें काफ़ी पता लगता है सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में आर्यंस की। ठीक है, क्योंकि वो कितने ये सब कराते थे, प्रीस्ट में कितना मानते थे, उन सब चीज़ों का इससे हमें ज़्यादा पता लगता है। अगला आता है हमारे पास अथर्ववेद। द हाइम्स कंटेन्ड इन दिस वेदा डील्स विद मैजिक एंड चार्म। मोस्ट ऑफ द हाइम्स टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा। Besides the power of spirits, the hymns deal with Gyan, Karma and Upanasa. Some of the hymns also deal with medicine for the treatment of diseases. तो डिजीज़ वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए भी अथर्ववेद को यूज़ किया जाता था। मतलब जैसे इसमें टॉपिक्स हैं, काफ़ी टॉपिक्स कवर किए जाते हैं अथर्ववेद में। इतना क्लियर हो गया। अब हर वेद में क्या है तुम्हारे पास, संहिताज में क्या है, ब्रह्मानस। रिटन आफ्टर द वेदास एज देयर सिंपल कमेंट्री, द ब्राह्मणस आर इन प्रोस मतलब कि स्पोकन लैंग्वेज इन इट्स ऑर्डिनरी फॉर्म। मैंने लिखे हुए 1-2 मतलब, ठीक है, कि मतलब आसान भाषा में समझाए हुए हैं। तो ब्राह्मणस क्या है, आसान भाषा में समझाए हुए हैं, ईजी, मतलब उतने भी ईजी नहीं, पर कंपेयर करें तो ईजी। They explain the social and religious importance of the rituals as well as the value of sacrifices. The Brahmanas are of great historical value. Each Veda has several Brahmanas. तो हर वेद में काफ़ी ब्राह्मणास हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्योंकि कितनी संहिताज हैं, अगर कम से कम 5 अगर संहिताज हुए तो 5 के 3-3 होंगे, मतलब 15 कम से कम। राइट, काफ़ी कुछ है। अगला आता है आरण्यकास।
दे आर नोन एज फॉरेस्ट बुक्स रिटन इन गाइडेंस फॉर द हर्मिट्स एंड द स्टूडेंट्स लिविंग इन फॉरेस्ट। अगला क्या आता है तुम्हारे पास, आरंक्यास। अब ये आरंक्यास क्या चीज़ है यार, इनको हम फॉरेस्ट बुक भी कहते हैं। इसमें वर्ड आया है एक हर्मिट्स। हर्मिट्स मतलब पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड एज रिलीजियस डिसिप्लिन, कि जो जंगलों में रहने चल जाते हैं लोग, वो कैसे रहेंगे वहाँ पे क्या क्या करेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें आरंक्यास में दी हुई हैं। देयर मेन थीम इज़ माइथिज्म एंड फिलोसफी। अगला आते हैं तुम्हारे पास उपनिषद्स। क्या आते हैं, उपनिषद्स। दे आर फिलोसफिकल कमेंट्रीज ऑन द वेदास। ये फिलोसफिकल कमेंट्रीज हैं वेदास पे, ठीक है। द डॉक्ट्रिन्स सच एज कर्मा मोक्ष एंड माया एक्सप्लेन इन डिटेल। अब डॉक्ट्रिन्स क्या होती हैं, सेट ऑफ बिलीव्स जो हमें या तो चर्च या फिर कोई प्रीस्ट या फिर कोई ऐसे बंदा सिखाता है, सेट ऑफ बिलीव्स के बस मानने की बात है, श्रद्धा टाइप्स। तो ये डॉक्ट्रिन्स, ठीक है। क्या डॉक्ट्रिन्स, कर्मा मोक्षा माया, इन सब की बात डिटेल में करते हैं उपनिषद्स। द उपनिषद्स फॉर्म द बेसिक सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। Composed by different sages, they are said to form the foundation on which the later editions of to Vedic literature rests. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मतलब आपने वेदों के नाम सुने होंगे, इनके आई डोंट थिंक सो कि आपको पता होगा। पहले उपनिषद ज़रूर सुने होंगे यार, क्योंकि उपनिषद इंपॉर्टेंट भी काफ़ी हैं, राइट। इंपॉर्टेंट सभी है बट ज़्यादा, ठीक है, ये पढ़े जाते हैं। सो The most famous of these Upanishads are the Chandogya Upanishad, Kena Upanishad, Aitreya Upanishad and Taittiriya Upanishad. So, अगला तुम्हारे पास आता है अलाइड वैदिक लिटरेचर। अलाइड मतलब कि रिलेटिंग, जो उसके मिलती जुलती किताबें हैं। अब अलाइड वैदिक लिटरेचर का पूरे का मतलब है कि उससे मिलता जुलता पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। वेदा से इंपॉर्टेंट है पर ये सब ज़्यादा मेन है। इनके नीचे ये आता है, ये सब हो गया तो ये, राइट। पहले क्या आता है तुम्हारे पास, वेदांगिजेस। तो ये वेदांगिजेस, अब ये क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि उससे मिलते जुलते और कम इंपॉर्टेंट कैसे हैं। वेदांगिजेस क्या करते हैं यार कि दे डील द वे इन विच द वेदास ऑट टू बी चैंटेड। मतलब ये तुम्हें समझाएंगे कि इनको पढ़ना कैसे है, इनको पढ़ना कैसे है। सो एंड आर दस इंपॉर्टेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास। और इनको देखो, अगर तुम अच्छे से पढ़ ही नहीं पाओगे तो समझोगे कैसे, राइट। तो इसलिए ये पढ़ने इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने से पहले, ताकि तुम्हें पता लग जाए पढ़ना कैसे। द 6 वेदांजेस डील विद प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, एटिमोलॉजी, मैट्रिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो जो 6 वेदांजेस हैं, ठीक है, ये 6 हैं, इन्होंने पूरा दिया हुआ है। वो उनमें से एक डील करता है किसके साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ, कि कोई वर्ड मिस प्रोनाउंस ना कर दो आप। एक करता है एस्ट्रोनॉमी के साथ, एस्ट्रोनॉमी समझते हो। एक करता है मैट्रिसेस की मेजरमेंट एंड ऑल के साथ। एक करता है ग्रामर के साथ और एक करता है एटीमोलॉजी के साथ। सॉरी, एटीमोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड हाउ देयर मीनिंग्स चेंज, कि ये जो था, ये वर्ड आया कहाँ से, कौन सी भाषा से आया और इसका अब क्या मतलब बन गया, क्योंकि कई बार मतलब चेंज होते रहते हैं ना वर्ड्स के। सो या वही चीज़ वेदांत इसमें आती है। अगला आता है द सूत्रास। They are divided into 3 groups, the Srota Sutras, which deal with yajna and sacrifices. इसमें भाई तुम्हारे के ओम वगैरह सब के डील विद द यजनास एंड सेक्रीफाइसेस। अगला तुम्हारे पास आता है गृहा सूत्र और स्मार्टा सूत्र विच डील विद द सेरेमनीज कनेक्टेड विद फैमिली लाइफ के साथ रिलेटेड। अगला आता है धर्मा सूत्र विच प्रोवाइड रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर वेरियस क्लासेज ऑफ पीपल एंड द वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ, राइट। सो ये भी तुम्हें समझ में आ गए। फिर आता है उपवेद। अब उपवेद जैसे कि हम ये नाम बताते हैं कि ये कम इम्पॉर्टेंट है वेदा से। ये टोटल 4 हैं और इनमें से एक डील करता है आयुर्वेद से, आयुर्वेद, ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। दूसरा करता है धनुर्वेदा से, डिस्क्राइब्स द आर्ट ऑफ वॉरफेयर, कि लड़े कैसे। लड़े मतलब ऐसे नहीं कि आ जाओ लड़िए, नहीं, मतलब कि अगर कोई राजा अटैक करे, मतलब उसकी सेना अटैक करे तो वो सब आना तो चाहिए, राइट। फिर आता है तुम्हारे पास गंधार व वेदा, डिस्क्राइब्स द आर्ट ऑफ म्यूजिक। शिल्पा वेदा डील्स विद द आर्ट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये 4 उपवेद हैं। फिर तुम्हारे पास आता है दर्शानंद। और दर्शानंद क्या है, दे आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये 6 स्कूल्स हैं, शाद दर्शानंद, दे इंक्लूड
तो नाम वगैरह लिखे हैं। एंड दे आर प्रोपेगेट द वर्च्यूज ऑफ लाइफ एंड अपोज टू एक्सटर्नल रिचुअल्स। अब ये सब अंदर की बातें बताएंगे, पर मतलब कि अंदर से मोक्ष वगैरह कैसे पाएं, पर ये अपोज करते हैं एक्सटर्नल रिचुअल्स को, कि बाहर का दिखावा नहीं करना है हमने, बाहर के ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ते रहो या फिर बाहर का वो नहीं होता यजन वगैरह, तो उनको थोड़ा अपोज करते हैं ये स्कूल्स। दी धर्मा शस्त्रास, दी लॉ बुक्स कॉल्ड द धर्मा सूत्रास एंड स्मृतिस टुगेदर विद देयर कमेंट्रीज आर कॉल्ड धर्मा शस्त्रास। लॉ बुक्स तो आजकल जैसे तुम्हें पता है हमारे फ्लाइंग बीस्ट लॉ कर रहे हैं, तो वैसे ही लॉ की किताबें। They lay down the duties for different classes of people as well as for the kings and their officials. Manu Smriti gives the description of Hindu code of law, including the Varnas and the Ashramas. Right? और लास्ट आता है तुम्हारे पास अष्टाध्यायी। ये क्या है? इट इज़ अ ट्रीटाइज मतलब फॉर्मल राइटिंग। इट इज़ अ फॉर्मल राइटिंग ऑन संस्कृत ग्रामर बाय पाणिनि। इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द रूट्स ऑफ वर्ड इन कंटेक्स्ट। वही के कंटेक्स्ट वगैरह क्या है, असली में मतलब क्या है, ज़्यादा डिटेल में बात की गई है किसमें, इसमें। अगले तुम्हारे पास आते हैं इन सब के बाद दी एपिक्स। एपिक्स तो मैंने सुने होंगे, दी रामायणा एंड महाभारता। Ramayana was originally composed in Sanskrit. The Sanskrit version is said to be the work of Maharishi Valmiki. The story of Ramayana revolves around the Ramji and the abduction of his wife Sita ji by a demon king Ravanji. The battle between Ramji and Ravanji, duty, devotion and love shown by the brotherhood told in detail. Ramji was the eldest of the 4 sons of दशरथ एक तो नहीं, ये पता नहीं क्यों लगा देते, अब नाम गलत पड़े जाते हैं। रामा क्यों पता नहीं, जैसे ना दशरथ जी बोल रहा, दशरथा द रूलर ऑफ अयोध्या हु हैड 3 क्वींस। तो वही चीज़ है यार, स्टोरी हमें पता ही है कि, पर इन्होंने काफ़ी छोटे में बता दिया ना कि देखो लास्ट में देखो सुग्रीव जी और हनुमान जी की मदद ली और ऐसे चले गए, तो नहीं छोटे में तो नहीं हुआ था। चलो कोई नहीं। महाभारत believed to be the work of the sage Vyasa. Mahabharata is written in Sanskrit language. Originally it was called Jaya, or the collection of dealing with victory. Subsequently it came to be known as Bharata because it contains some stories of the descendants of one of the earliest Vedic tribes called Bharata. भारत के भारता। The final compilation came to be known as Mahabharata. The Bhagavad Gita. अब ये महाभारत है, ये है महाभारत, ठीक है, इसमें से ये पार्ट है भगवत गीता, पर इसकी अपनी इंपॉर्टेंस बहुत है। महाभारत की तो है ही है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस बहुत है। मतलब अगर तुम्हें पता हो कि महाभारत को लोग इतना अपने घर पे नहीं रखते, भगवत गीता को तो ज़रूर रखते हैं। उप्स, या भगवत गीता विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ महाभारत वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर दे कंसीडर्ड सेक्रेड बाय पीपल दे इंटरेस्ट माइट कन्फ्लिक्ट एंड मेरे सच कन्फ्लिक्ट भगवत गीता। तुम इतना तो आपको पता ही होगा कि भगवत गीता हमें ऐसे मतलब कृष्ण जी ने किसको बोली थी, अर्जुन को, कि वो अपना रास्ता की कोई भी क्वेश्चन है पूछो मैं जवाब दूंगा, और फिर वो सब हुआ था, राइट। तो इधर महाभारत की कहानी लिखी हुई है कि वो 100 भाई थे, वो 5 थे, उनको वनवास में भेज दिया था। जब वो वापस आए उन्होंने मना कर दिया, फिर लड़ाई हो गई एंड कृष्ण जी आए, फिर उन्होंने समझाया, वो लड़े नहीं, उन्होंने समझाया एंड फिर वो ख़त्म हो गए। और फिर से जो क्या मैं नाम भूल जाता हूँ, युधिष्ठिर, आई थिंक Yudhishthir became the ruler of Hastinapur. Yeah, I'm right. So, इतना क्लियर हो गया। फिर तुम्हारा क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ द एपिक्स। दी एपिक्स सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द एपिक एज। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस आर्यन किंगडम्स, देयर आर्मीज एंड द वेपन्स दे यूज, दी क्षत्रियाज एंड विद द डिफेंस एंड बिलीव। तो ये एक बार पढ़ लेना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक है। इधर वाला पेज थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ। दी ग्रेट हीरोज डिपिक्टेड इन द एपिक्स आर द एम्बॉयडमेंट। एम्बॉयडमेंट मतलब जीता जागता नमूना, यही लिखा है मैंने एग्जैक्टली, जीता जागता नमूना ऑफ हाई मॉरल प्रिंसिपल्स एंड मेड अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन सक्सेसिव जनरेशंस। द भगवत गीता एलैबोरेट द कर्मा फिलोसफी एंड इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। इमॉर्टैलिटी मतलब कि इमॉर्टल क्या होता है कि हमेशा ज़िंदा रहना, कभी मरना नहीं, कि हम मर सकते हैं फिजिकली पर हमारी जो सोल है वो हमेशा ज़िंदा रहती है, ठीक है। तो भगवत गीता कहती है, मैं भी कहता हूँ। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। द अवेलेबल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द पीरियड इंक्लूड आयरन इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स एंड रिमेन्स ऑफ पॉटरी। तो सिर्फ किताबों के भरोसे ये जो इतनी बुक्स थी इनके भरोसे थोड़ी है, हमें बाकी भी पता है कि ये क्यों हमारे, ठीक है, मतलब कैसे हमें पता लगा इनके बारे में, आर्यंस के बारे में और।
वैसे गाइस मैं भी सोच रहा हूँ कि फिजिक्स वाला जैसा ना वो ऐसे हैंड वाला ले लूँ और उससे ही साफ करता है, थोड़ा इजी भी रहता है, राइट। या आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। आर्कोलॉजिकल, फिर क्या, आयरन आर्टिफैक्ट्स। अब आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेड बाय अ पर्सन, के जो हमने लोहे की सॉरी आयरन की चीज़ें बनाई हुई है। लोहा आयरन एक ही चीज़ होती, क्या स्टील होता है, पता नहीं, मेरी हिंदी काफ़ी वीक है, सॉरी। सो द डिस्कवरी ऑफ आयरन मार्क्स एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इन इंडिया द आयरन एज बिगन इन 1000 BC. The village farming communities gradually dispersed in larger parts from the Gangetic Plains to the peninsular south. अच्छा नीचे को चल गई। Iron was a harder metal than copper and bronze. It was cheap and available in plenty. Iron deposits found in large area. It was used in the following regions. अब एक सोर्स था बुक्स का, एक सोर्स था बुक्स का, दूसरा क्या है जो इतना बड़ा शब्द लिखा हुआ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। पहला बुक्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पहला क्या आता है तुम्हारे पास, आयरन का, आयरन आर्टिफैक्ट्स। अब आयरन आर्टिफैक्ट्स जो थे ये कहाँ कहाँ यूज़ होते थे, आयरन आर्टिफैक्ट्स पहले यूज़ होते थे एग्रीकल्चर में, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ आयरन गेव द आर्यंस न्यू इम्प्लीमेंट्स लाइक एक्सेस टू क्लियर द फॉरेस्ट। अब एक्सेस तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। Agriculture became their important occupation with the use of iron plot heads, sickles and hoes. They could bring vast tracts of land under cultivation. ये सब वही मतलब कल्टीवेशन की चीज़ें, अगर नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लो, या फिर मैं कोशिश करूँगा अगर याद रहा मुझे तो यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगा। They could bring vast tracts of land under cultivation. The production of more of rice, wheat and barley, vegetable fruits improved their standard of living. ओके तो इतना समझ में आ रहा है। दूसरा, पहला तो एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे, दूसरा कहाँ करते थे, ऑक्यूपेशन में। द यूज़ ऑफ आयरन गेव राइज टू न्यू ट्रेड्स, फिर ट्रेडिंग करने लग गए, ठीक है, लाइक सॉस, चिजल्स, हैमर्स, नाउंस, दे गिव राइज टू ऑक्यूपेशन सच एज वीविंग, स्पेनिंग, कारपेटिंग। तीसरा, एक तो एग्रीकल्चर भी कर लिया, दूसरा हमने मतलब बाकी कंट्रीज़ को या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को या बाकी सिविलाइजेशंस को बांट दिए, मतलब फ्री में ट्रेड कर लिए। फिर उसके बाद क्या है, डिफेंस में, ठीक है, कि ड्यूरेबिलिटी और वो बहुत आसानी से मिलता था, तो आयरन को काफ़ी यूज़ किया जाता था स्वॉर्ड्स बनाने के लिए और वो क्या कहते हैं उसे, आर्मर्स बनाने के लिए, शील्ड्स बनाने के लिए, वो सब। तो ठीक है, ये होता है। अब ये पहला था आयरन आर्टिफैक्ट्स। दूसरा क्या है, पॉटरी। दूसरा हमें पॉटरी से भी पता लग रहा है इसके बारे में। अब पॉटरी फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। द ग्रेववेयर GW एंड द पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी, ये दोनों पॉटरीज के नाम है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा में मिली है ये ऋग्वैदिक आर्यंस के। दी इंपॉर्टेंट साइट्स इंक्लूड द भगवत पुराण, कुरुक्षेत्र, धंधेरी, लुधियाना, गलबर्टन, वो ये तो सिंपल ही है। दीज कल्चर्स आर रिगार्डेड एज द ऋग्वैदिक बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम पीरियड एंड द सेम रीजन एज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। हाउएवर इन गंगा दुआब it was the earliest object are generated associated with PGW. Here are number of sites associated with the prolific use of iron has been discovered. The PGW culture corresponds to the later Vedic period. The PGW is a very fine, smooth and even colored pottery. It was made out of well worked high quality clay with geometric patterns painted on it in black. Floral patterns and sun symbols are seen in some cases. The pottery includes the open mouth and simple. ओरिजिन ऑफ द आर्यन, ये मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में कहा था कि एक बार पढ़ लेना, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, सिलेबस में ये नहीं है, पर पिछले चैप्टर की कंटिन्यूटी के लिए एक बार पढ़ ज़रूर लो, ठीक है। PGW फेस वाज ऑक्यूपाइड बाय सिंपल अर्ली सेटलमेंट ऑन द बेसिस। अब रुको, अब ये यहाँ तक तुम्हारा क्लियर हो गया, तो अब इतने में तुम मान गए कि भैया ठीक है मैं मान गया, बस करो, सोर्सेज काफ़ी हो गई। इसमें भी तुम्हारा आ गया क्या, PGW और क्या था GW। तो आपने बोला ख़त्म करो, मैंने कहा यार ख़त्म कर दिया बस, अब और नहीं। अब हम बात करेंगे ये अर्ली सेटल कब हुए थे, ठीक है। यहाँ पे आ तो गए, यहाँ पे क्या किया, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ द नेम्स ऑफ द रिवर्स एंड द माउंटेन्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, इट इज़ बिलीव दैट आर्यंस एंटर्ड इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान, जैसे मैंने कहा ना सेंट्रल की साइड से आए थे, अफगानिस्तान, एंड सेटल्ड इन द वैली ऑफ काबुल रिवर एंड द पंजाब। दे कॉल्ड दिस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सप्ता सिंधु और द लैंड ऑफ 7 rivers, नेमली सिंधु, रवि, ब्यास, सतलुज, झेलम, चनाब एंड सरस्वती। दिस रीजन कवर्स द प्रेजेंट एरिया ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश।
तो जिस एरिया में रहते थे उसे सप्ता सिंधु कहा जाता था, 7 रिवर्स थी वहाँ पे। अब वो एरिया आधा मतलब आधा नहीं, थोड़ा सा अफगानिस्तान में चला गया है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में, थोड़ा सा पंजाब में है, एंड थोड़ा सा, हाँ बस। लेटर दिस रीजन वॉज नेम्ड ब्रह्मावर्ता और द लैंड ऑफ गॉड बिकॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ ऋग्वेद टुक प्लेस हेयर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती। तो रिवर सरस्वती जिसको बहुत सेक्रेड माना जाता है, वहाँ पे बैठ के लिखा गया था ऋग्वेद, कंपोजिशन हुई थी। तो सरस्वती रिवर कहाँ पे, अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लो, सिंपल मिल जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे रिवर तो वैसे मैप में ऐसे ऐसी होती है। ऑल राइट, द रीजन प्रोवाइडेड conditions for stable agriculture. The art of moving from place to place with herds of animals ceased to have the preeminence it has enjoyed in early days. तो पहले बहुत यार वो घूमते फिरते थे, फिर उन्होंने कहा नहीं यार बस सेटल हो जाते हैं, क्या अपने जानवरों को खज्जल करेंगे, वहाँ तक जाओ फिर आओ, छोड़ो। The fact too was responsible for the evolution of a new culture. तो नया कल्चर बस गया, नहीं तो यहाँ से वहाँ जाओ, अच्छा यहाँ पे आयरन ज़्यादा है, वहाँ पे कॉपर ज़्यादा है, फिर कॉपर का यूज़ कर लो, फिर आयरन का यूज़ कर लो, क्या है, जब तक चलता है चलने दो ना यहाँ पे, राइट। फिर उसके बाद बात करते हैं हम सोसाइटी की। सोसाइटी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे थी। तो इन द ऋग वैदिक टाइम और द अर्ली वैदिक पीरियड द आर्यंस लिव्ड इन विलेजेस। आर्यंस लिव्ड इन विलेजेस, ठीक है। द फैमिली वॉज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी। फैमिली सबसे पहला क्या था, द फैमिली वॉज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सोसाइटी। Family was the fundamental unit of society. It was patriarchal. टर्म का मतलब बताओ भैया। patriarchal का मतलब होता है यार a form of family with a dominant head। के मतलब उस टाइम पे फैमिली ऐसे नहीं थी कि बस हाँ ये 6 बंदे हैं, इनमें से कोई एक बंदा मालिक भी होता है पूरी फैमिली का, कोई मालिक या फिर हेड होता है जिसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी तो नहीं, मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोशल वाली होती हैं, क्योंकि हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, वो संभालनी पड़ती थी, राइट। इट वॉज पैट्रियल। दिस मीन्स द ओल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज इट हेड। तो ओल्डेस्ट भी होना चाहिए, 2 कंडीशन, ओल्डेस्ट भी होना चाहिए और मेल मेंबर होना चाहिए, ठीक है। ही वॉज कॉल्ड, अब ये जो बंदा था ओल्डेस्ट मेल जो घर का था, इसे हम क्या कहते थे, कुलापति। इसको हम क्या कह देते थे, कूला का पति या फिर गृह का पति। जोक्स अपार्ट, गृहपति या कुलापति, राइट। सो अगर ये क्योंकि ओल्डेस्ट था, तो अगर बाई चांस क्या, वैसे तो सबकी डेथ होती है, डेथ हो जाती थी जब भी, तो तब हेड कौन बन जाता था, तब हेड बन जाता था इनका एल्डेस्ट, सबसे बड़ा बेटा, सन, सबसे बड़ा सन, राइट। सेवरल फैमिलीज लिव्ड इन अ ग्रामा और विलेज। तो ये थी तुम्हारा ऐसे काफ़ी फैमिलीज़, काफ़ी फैमिलीज़ रहती थी किसमें, एक ग्रामा या फिर विलेज में। इसे हम क्या कहते हैं, विलेज और क्या कहते हैं, ग्रामा, राइट। अब काफ़ी विलेजेस जो थी उनको जब हम एक साथ ले आते थे तो वो क्या बना देती थी, विषा, क्या बना देती थी वो, एक विषा। अब काफ़ी विषा जब साथ में आ जाते थे तो ये क्या बन जाते थे, जना, क्या बन जाते थे, जना, राइट। सो अब यहाँ पे थोड़ा हम रुकते हैं। पहले तो देखो, दी हेड ऑफ द विलेज वॉज ग्रामीण। इस विलेज का, ये जो विलेज है इसका हेड कौन था भाई, ग्रामीणी। मतलब हेड को बोलते क्या थे, जैसे कभी हम ऐसे कहते हैं ना पंचायत, सरपंच, वो सब, तो तब क्या बोलते थे, ग्रामीणी, राइट। दैट ऑफ विषापति। तो ये जो पूरे विषा का था हेड, उसे हम क्या कह देते थे, विषापति। क्यों मतलब क्या, नाम से थोड़ा इजी लग रहा है, विषापति। फिर अगला जिना। अब जिना को राजन भी कह देते थे और किंग भी कह देते थे। ये सबसे बड़ा मतलब राजा, किंग और राजन ही बोलते थे उस टाइम पे। इस टाइम पे मुझे तो नहीं लगता इंग्लिश थी, इंडिया में संस्कृत ज़्यादा थी, हिंदी भी होगी। ऑल राइट। द किंग्स गवर्नड विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स
अब ये जो राजा महाराजा थे ये काफ़ी दरबारियों के साथ मिलके गवर्न करते थे, अपनी थोड़ी सुनाई जाएंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इंक्लूडेड द ग्रामीणी, ग्रामीणी इंपॉर्टेंट माना जाता था, ठीक है। दी पुरोहिता एंड द सेनानी, तो पुरोहित और सेनानी कौन थे यार? द सेनानी वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी। एक और नई पोस्ट आती है सेनानी, सेनानी कौन था? आर्मी का कमांडर, ठीक है। एंड द पुरोहिता परफॉर्म्ड रिलीजियस सेरेमनीज, जो पुरोहिता था वो किंग के बिहाफ पे रिलीजियस सेरेमनीज रखता था। प्रीस्ट तो काफ़ी थे पूरे शहर में क्या पूरे जना में काफ़ी थे, पर वो मेन बंदा था। वो था कौन? मेन बंदा, ऐसे होते हैं ना, तो वो मेन था। ओके, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेजेस वाज कैरिड आउट बाय ग्रामीणी। ये ग्रामीणी हर विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। हर विलेज की मतलब अपनी विलेज की, हर विलेज का अपना अपना एक ग्रामीणी होता था। इतना तो मैं समझ में आ रहा है। द किंग डिड नॉट मेंटेन एनी रेगुलर आर्मी, हाउएवर इन द टाइम्स ऑफ वॉर ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज हिज ट्राइबल ग्रुप्स टू परफॉर्म मिलिटरी फंक्शंस। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम द ट्राइब इलेक्टेड अ लीडर ऑफ इट्स ओन, ही वाज नॉट एज पावरफुल एज वन ऑफ द लेटर वैदिक एज। मतलब हर एक ट्राइब अपना एक लीडर बना देती थी। अर्ली वैदिक एज में वो इतना पावरफुल नहीं था, पर लेटर वैदिक एज में वो काफ़ी पावरफुल हो गया था, राइट। तो कैसे हो गया था? मतलब उसको ज़्यादा पावर्स मिल गई थी, उसमें ऐसे हुआ था, गट्स आ गए थे, पता नहीं ऐसे, है ना, एटीट्यूड भी आ गया था। सो या इन द ऋग्वेदिक पीरियड 3 पॉपुलर असेंबलीज नोन एज द सभा, समिति एंड द विधाता। तो वो क्या क्या थी? 3 असेंबलीज, एक तो थी सभा, दूसरी थी समिति और तीसरी थी क्या थी? विधाता, विधाता। अब जो विधाता थी ये थी सबसे अर्लीस्ट, मैंने एंडिंग में लिखा इसे, राइट। विधाता वॉज द अर्लीस्ट विच यूज टू परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शंस। ये इकोनॉमी भी देखती थी, ये मिलिट्री भी देखती थी, ये रिलीजियस भी देखती थी और ये सोशल भी देखती थी। ये ऑल इन वन थी। ये क्या थी? ऑल इन वन, राइट। अब वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द डेलिब्रेशंस इन द विधाता। अब विधाता में वुमेन भी बहुत पार्टिसिपेट करती थी भाई, ऐसी बात नहीं थी कि वुमेन नहीं करती, वुमेन ज़्यादा करती थी विधाता में। उसके बाद जो 2 थी वो इतनी कॉमन नहीं थी, तो उसमें वुमेन्स का आना जाना कम ही होता था, पर आगे मैं पढ़ता हूँ, राइट। द समिति वॉज द असेंबली ऑफ द पीपल एंड द सभा वॉज द काउंसिल ऑफ एल्डर्स। दी सभा परफॉर्म्ड एडवाइजरी एंड जुडिशियल फंक्शंस। तो सभा में एल्डर्स क्यों होते थे? क्योंकि उनको जुडिशियल देने होते थे कि अच्छा ये दोनों भाइयों की लड़ाई हुई है, जगह कैसे मिलेगी बताओ। तो वो थोड़े सियाणों को देते हैं ना, सियाने मतलब पंजाबी में जो थोड़े एल्डर्स होते हैं उनको सियाने कहते हैं, क्योंकि तजुर्बा मिला होता है उनको, तो उनको सियाने कहते हैं। तो तब भी वही सब अपनाते थे। दी सभा वॉज ओके, दी समिति वॉज टू सेशन ऑन स्पेशल ओकेजन्स। तो जो समिति थी ये बहुत कम रखी जाती थी, बहुत कम स्पेशल ओकेजन्स पे। इन द लेटर वैदिक एज किंगशिप बिकेम द हेरिडिटी एंड डिवाइन एलिमेंट्स दैट केम इनटू एसोसिएटेड विद द किंग। हेरिडिटरी मतलब कि राजा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, मतलब अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ये अब हुआ है, पहले नहीं था, पहले था हेरिडिटरी, ठीक है। दस period marked the beginning of a taxation system and administrative machinery. During the later Vedic age, the popular assemblies lost their earlier importance. तो ये जो assemblies थी ये अपनी importance इतनी मतलब कोई जाता नहीं था यार, इसमें नवी बन गई थी। सभा एंड समिति came to be dominated by chiefs and nobles. मुझे लगा था शेफ्स है, chiefs and rich nobles. Women were no longer permitted to enter. तो जैसे जैसे लेटर वैदिक एज आई, अब अर्लियर वैदिक एज थोड़ी ज़्यादा प्योर थी, लेटर वैदिक एज में थोड़ी मिलावटी आ गई थी। तो ये जब मिलावटें आई तो वुमेन को उन्होंने कहा तुम घर पे बैठो, हम करेंगे। अब तब से लेके अब तक वुमेन एम्पावरमेंट का चल रहा है, राइट। तो ऐसे हो रहा है। पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, पुराने पीरियड में, अर्ली में, women were respected. The institution of marriage had become sacred. Daughters were given freedom to choose their husband. The system of remarriage of widows were common, prevalent मतलब common. There are no examples of child marriage. The marriageable age in the Rig Veda seems to have been 16 to 17. हाँ थोड़ी जल्दी है, बट क्योंकि अभी तो वैसे भी 21-22 करने लगे हैं ना, नया लॉ शायद आने लगा है, कुछ हो सकता है कुछ भी। पर तब चाइल्ड मैरिज नहीं थी। चाइल्ड मैरिज क्या होती है? बालिका वधू टाइप्स, वो तब तो नहीं था, राइट। इन द लेटर वैदिक पीरियड देयर वर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। देयर पार्टिसिपेशन इन द यज्ञस वाज नॉट कंसीडर्ड नेसेसरी।
दे डिड नॉट एंजॉय द राइट टू प्रॉपर्टी, देयर फ्रीडम टू चूज द हस्बैंड वॉज कर्टेल्ड, कर्टेल्ड मतलब रिड्यूस्ड यू कैन से, थोड़ी कम हो गई थी। क्लास डिविजन्स, अब क्या यही सब था? क्लास डिविजन्स भी तो होंगी। अगर तुम इसकी फोटो खींचना चाहते हो, वैसे तो काफ़ी बुरी हैंड राइटिंग है तो खींच सकते हो। Though the caste system is not mentioned in the Rigveda, but the facts that there was some kind of class division in the society. ठीक है, the early Aryans called the local inhabitants Dasyus and did not mix with them. जो local inhabitants थे, local inhabitants कौन थे? हड़प्पन civilization। तो उनके साथ मिक्स तो हुए नहीं, उनको तो मार के ही आगे चल दिए। मतलब पक्का नहीं है कि मारा नहीं मारा, बट हो सकता है मारा भी हो, इन्वेड कर दिया हो या ना भी किया हो, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब हमें क्या पता। It is said that during this period the tribal chiefs and the priest acquired a large share of the booty and grew at the cost of their kinsmen. अब ये लाइन भैया मुझे तो समझ नहीं आई। मैंने तो क्या किया, अपने मैम को इसकी फ़ोटो भेज दी और मैंने कहा मैम प्लीज़ एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस, क्योंकि अगर एक एक वर्ड का मतलब समझोगे ना समझ नहीं आएगा। ग्रू एट द कोस्ट ऑफ देयर किन्समैन, किन्समैन क्या होता है? ब्लड रिलेशंस, तो समझ नहीं आ रहा था। तो मैम ने भी मुझे समझाया और मैंने 2-3 बार पढ़ी मैम की एक्सप्लेनेशन और ये मुझे समझ आ गई। मैं आपको समझा देता हूँ इसका कंटेक्स्ट क्या है इस लाइन का। इसका कंटेक्स्ट है वही कि इस पीरियड में जो ट्राइबल के बड़े बड़े लोग थे, जो पुजारी थे, उनको बहुत बड़ा हिस्सा मिलता था हर चीज़ में मतलब इज़्ज़त भी ज़्यादा दी जाती थी, उनको पैसा भी ज़्यादा दिया जाता था, उनको खाना भी ज़्यादा दिया जाता था, उनको जगह भी ज़्यादा दी जाती थी, उनको इज़्ज़त बोल दिया मैंने, वो भी ज़्यादा दी जाती थी। तो वो सब होता था। एंड ग्रीव एट द कॉस्ट ऑफ देयर किन्समैन, कि वो जो थे ना मतलब पैदा होते थे, उनका ब्लड रिलेशन अगर उनका ब्लड रिलेशन किसी पंडित या प्रीस्ट या फिर कोई बड़े बंदे के साथ है, बड़ा बंदा मतलब ट्राइबल का कोई चीफ, तो उसकी भी रिस्पेक्ट होगी, तो वो भी बड़े हो रहे हैं, राइट। तो ऐसे हो रहा है। दिस रिजल्टेड इन सोसाइटी इनइक्वालिटीज इन द ट्राइबल सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, वॉरियर्स, प्रीस्ट एंड पीपल। द फोर्थ डिवीजन कॉल्ड द शूद्रास अपीयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड because the word Shudra is mentioned in the first time in the 10th mantra of the Rigveda, which is usually considered a later edition. के पहले सिर्फ 3 थे, पहले क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। जो शूद्रा थे, शूद्रा मतलब जो सबसे लोएस्ट क्लास मानी जाती थी उस टाइम पे, वो पूरे ऋग्वेद में नहीं थी until the last one, जो आखिरी मंडल था, 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद, उसमें वो डाला गया था। और वो भी कहते लिख गई थी, बाद में डाल दिया गया था। However, since the economy was mainly pastoral मतलब कि बकरियों या शीप्स को पालने के लिए या वहाँ से आती थी, एंड नॉट प्रोड्यूसिंग फूड, के पैसा ज़्यादा वहाँ से आता था, उनको पाल के जो उनके प्रोडक्ट्स मिलते थे, डेयरी प्रोडक्ट्स, उनको बेच के या वो सब करके। देयर वॉज नो स्कोप फॉर कलेक्टिंग रेगुलर ट्राइब्यूट्स एंड टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। तो तब पैसे तो इकट्ठे कर नहीं सकते थे, क्योंकि अपनी बकरियाँ, उनका अपनी जगह, तो किस बात का टैक्स, राइट। In the early Vedic period, the society was divided into different classes based on the profession. A person could adopt any profession of his choice and he is evident from an excerpt of Rigved. अब ऋग्वेद में ये दिया हुआ है, ऑब्वियसली इंग्लिश में तो नहीं दिया होगा, पर उसे किया है। I am a poet, my father is a physician and my mother grinds corn on stone. Being on the same family, we are engaged in different professions. तो इस समय पता लगता है कोई प्रोफेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई मुझे यही बनना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे या कुछ भी, मतलब ब्राह्मण का बेटा है तो पुजारी बनना है, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी बन सकते थे। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रोफेशन विच बिकम हेरिडिटरी इन कोर्स ऑफ टाइम। दिस रिजल्ट इन डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन ऑक्यूपेशन क्लासेस। तो उनकी मर्जी थी, वो कुछ भी ले सकते हैं, पर क्या हुआ कि धीरे धीरे अगर ये वो बंदा काम कर रहा है, मतलब ये कोई बंदा काम कर रहा है, तो वो भी उसका बेटा प्रेफर करेगा वही काम करूँ, उसका बेटा भी करेगा वही काम करूँ। लाइक इफ़ आई से द वैश्या, अब वैश्य के काम क्या थे कि एग्रीकल्चर और वो सब आड़त वगैरह का काम, जो अब फार्मर्स बिल पास में वो सब, तो उन सब का काम था। तो ये जो बंदे थे, इनके बेटे को शुरू से ही बच्चों को उसमें शौक़ जाता था, तो वो भी कहते हैं हम भी ये कर लेते हैं, सीख भी घर पे ही सीख लेंगे, बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा, अपनी दुकान है ही है, उसमें ही बैठ जाएंगे, तो काफ़ी प्रॉफिट्स दिखे, तो वो ऐसे उसमें ही जाने लगे। इससे एक नुकसान हुआ कि डिवाइड होगी सोसाइटी, राइट।
Gradually, this took off the form of caste and the present caste system emerged. In the later Vedic period, Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras became the four distinct castes or varnas. The Brahmins or the priest performed religious rituals. ठीक है. The Kshatriyas participated in the wars. मतलब वो लड़ने जाते थे या wars वगैरह करते थे. The Vaishyas engaged in business and looked after agriculture as well as the industry. Shudra served the upper classes. तो शूद्रा का काम क्या था, इन तीनों को सर्व करना. अब जो क्षत्रियास थे इनका सिर्फ ये काम नहीं था कि वॉर्स पे जाते थे, ये राजा वगैरह भी यही बनते थे मोस्टली. एज stated earlier, during the later Vedic period, the caste system became rigid. The Brahmins and the Kshatriyas enjoyed many privileges. And the priest came to be considered as gods on earth, and Kshatriyas also increased their power and came to be regarded as the ruling class. Ruling class मतलब वही चीज़. All the three higher varnas were entitled to upannaya or investiture with the sacred thread according to the Vedic mantras. एंड ये भी मुझे लाइन समझ नहीं आई थी. मैंने मैम को ये भी मैसेज किया था और ये भी पूछा था. मैम ने मुझे समझाया था कि मंत्रास वगैरह में ऐसी चीज़ें आ गई थी कि जो टॉप के थ्री थे ना, टॉप के जो थ्री थे, शूद्रास को हमेशा नीचे दिखाया जाता था, इनको अच्छा दिखाया जाता था, ऐसे किया जाता था. अकॉर्डिंग टू क्या है, विद द सेक्रेट थ्रेड अकॉर्डिंग टू द वैदिक मंत्रास. तो उनको डराया वगैरह जाता था, वो सब किया जाता था. मंत्रास की वजह से उनको हाई पोजीशन दे दी गई थी, ऐसा कुछ हुआ था. इंटरकास्ट मैरिज वॉज नॉट प्रिवेलेंट, कॉमन नहीं थी, मतलब ऐसा कोई करता ही नहीं था. कोई क्यों करेगा, मतलब राइट, मतलब तब ऐसी कोई सोच करता ही नहीं था, सोच नहीं थी. दी फोर आश्रम्स इन द अर्ली वैदिक पीरियड मैन ग्रू अप अकॉर्डिंग टू द फैमिली ट्रेडिशंस. अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, होल लाइफ स्पैन ऑफ एन आयरन कैन बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. उन्होंने पहले ही माना हुआ था कि बंदा जो है वो 100 साल जिएगा, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 25 साल ईच. पहले 25 साल क्या था, ब्रह्मचार्य आश्रमा, जो 0 से 25 साल में, उसमें क्या होता था, पहले तो बच्चा बड़ा होता था, जैसे आपने अगर रामायण देखी तो पता होगा. फिर उनको भेज देते थे कहाँ भेजते थे, आश्रम में, अपने गुरुकुल में भेज देते थे, वहाँ पे नॉलेज लेने एंड ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गृहस्था, अब ये तो हो गया 25 साल तक. अब 25 से 50 साल तक गृहस्था होता था. क्या, गृहस्था आश्रमा. मैन वॉज सपोज टू मैरी एंड रेज अ फैमिली एज अ हाउस होल्डर. ही वॉज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनिंग हिज फैमिली. दिस पर्सन लास्टेड फ्रॉम द एज ऑफ 25 to 50 years. राइट, फैमिली बनाओ, ऑक्यूपेशन कोई लो और उसको फॉलो करो, वो सब. द थर्ड स्टेज वॉज वनाप्रस्था आश्रमा. इट लास्टेड फ्रॉम 50 to 75 years. During this the man was expected to retire from worldly life. के धीरे धीरे मोह छोड़ दो और स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर लो. फिर उसके बाद 75 to 100 years तक क्या होता था, संन्यास. saying that you no longer want something. ठीक है, कि मतलब अब तुम्हें संसार से कुछ चाहिए नहीं, ना कोई रिलेशन है तुम्हारा दुनिया से, ना कुछ है, बस भगवान की, ऐसा ही है. Man had to leave everything forever and go into meditation in order to attain moksha. Right. So ये सब चीज़ें होती थी. Education was imparted through private gurukuls. The residents of the guru called the gurukul, meaning the family of the guru has to become the most accredited. The gurukuls were often located on the outskirts of the forest. The students lived there. ये बहुत सिंपल पैराग्राफ है, खुद पढ़ लेना, समझ आ जाएगा. ठीक है, कि गुरु को ऐसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, उनके उठने से पहले उठ जाते थे, पूरा उनके घर का काम करते थे, वो बहुत कुछ ज़्यादा शिक्षा देते थे. और जब वो 25 साल पूरे हो जाते थे तो गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे, और गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी दे देते थे. जैसे महाभारत में आपको पता होगा, अंगूठा दिया था, किसने दिया था, मुझे महाभारत के यार सच्ची नाम नहीं याद, मैं फिर अच्छे से समझनी पड़ेगी. राइट. फिर सब्जेक्ट्स उन्होंने लिखे हुए कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे. अब 2 women teachers named Maitri and Gargi were considered gifted and respected. Okay. Food, dress and amusement. The main cereal produced in the Rig Veda was barley, wheat and rice, but not known to them. However, later Vedic period, the evidence of using rice. तो वही है कि दूध वगैरह, अगला पैराग्राफ वो सब है. क्लोथ सिंपल पहनते थे, धोती पहनते थे, ऊपर एक शर्ट टाइप्स पहनते थे, ओवर गारमेंट पहनते थे. ओवर गारमेंट मतलब ऊपर पहनने वाली. तो आधी वासा, अ लूज पीस ऑफ क्लोथ. तो ऐसे आपने देखा होगा ऋषि वगैरह के कि ऐसे ही मतलब ऐसे ही करके बांध लेते थे, कुछ ज़्यादा नहीं करते थे, वही सब.
टर्बन्स भी पहनते थे, वो सब भी करते थे, ठीक है। द मेन मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट इन बोथ द वैदिक पीरियड वो चैरिट, हॉर्सेस, रेसेस एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रम वगैरह बजाते थे, पीपल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में पार्ट करते थे, फेस्टिवल्स खेलते थे और जुआ वगैरह भी थोड़ा बहुत खेलते थे, जुआ किसी का ना हुआ। रिलीजियस बिलीव्स, द पीपल इन द वैदिक एज वर्शिप्ड द फोर्सेस ऑफ नेचर। अब पहले दो जैसे मैंने कहा, एक थी अर्ली वैदिक एज और दूसरी क्या है, लेटर वैदिक एज। ये थोड़ी ज़्यादा प्योर थी इससे, ठीक है, काफ़ी केसेस में, हर केस में नहीं। तो अर्ली वैदिक एज में क्या होता था, वो सिंपल नेचर के फोर्सेस को अपना भगवान मानते थे। लाइक यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द इंद्रा टू whom 250 hymns are devoted in the Rigved. He is also known as the Purandara or the breaker of the forts. Jitendra, हाँ, he is considered as the rain god who is responsible. So इंद्रा जी का काम क्या है, बारिश लेके आओ। सेकंड पोजीशन क्या थी, अग्नि की, के फायर की। अब फायर क्या है कि भगवान और आदमी के बीच की चीज़ को हम क्या कहते थे, फायर कहते थे। कैसे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ जला रहे हैं भगवान जी के, सही वो कहते हैं यजना कर रहे हैं, यजना, मुझे याद नहीं आ रहा हम क्या सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, यजना कर रहे हैं, ठीक है, ओम वगैरह वो सब, ठीक है, स्वाहा वो वाला। तो वो कुछ चीज़ जल रही है, जल के वो भगवान के पास जा रही है, जल के भगवान के पास जा रही, तो ये रास्ता है। अग्नि क्या था, रास्ता था, इसको काफ़ी मानते थे, स्मोक के रास्ते से जा रही। थर्ड पोजीशन वरुणा, द गॉड ऑफ वाटर्स, क्लाउड्स, ऑक्यूपेशन, डिटरमाइन द पाथ of all stars in heaven. Varuna is regarded as the upholder of nature and cosmic order. There were many other gods like वायु सुना होगा, ठीक है, सूर्या, यमा, यम है हम है यम, जोक सपाट, रुद्रा एंड वो सब चीज़ें। Some goddesses were also worshipped. The most important female goddess were Usha, the goddess of dawn. The other important female were Prithvi, Aditi, Ratri, आयरन की। मोस्ट जो है ना, जैसे रात्रि वगैरह, वो हमें पता लग रहा है कि अच्छा गॉड ऑफ नाइट है, ऐसी चीज़ें, स्पिरिट ऑफ द नाइट, मतलब ऐसी चीज़ें, तो वही है, ठीक है। हाउएवर इन द लेटर वैदिक एज, अब लेटर वैदिक एज में जो मेन 3 भगवान जी माने जाते थे, मतलब ज़्यादा किए जाते थे, वो थे ब्रह्मा, विष्णु, शिवा। अब ब्रह्मा जी का काम क्या है, जो माना जाता है सप्रीम गॉड है वो, ठीक है, सप्रीम गॉड, मतलब ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ ब्रह्मा जी से ही बना है। अगर वो जैसे कि उनके कोई अंग से, उनके आंसू से कुछ नया बन गया, उनके किसी और चीज़ से कुछ और बन गया, अगर वो छींकें तो तूफान आ जाए, ऐसा सब कि नई नई चीज़ें उनके, ऐसा होता रहता था। विष्णु जी द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, कि वो बचा के रखते थे। और शिव जी डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब शिव जी को अगर गुस्सा चढ़ जाए तो वो पूरे जो हमारा यूनिवर्स है उसे ख़त्म कर सकते हैं एक झटके में। और अगर आप इस कल्चर वगैरह की देखो तो उन्होंने काफ़ी बार बताया भी हुआ है कि उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा था और फिर से बिल्कुल शुरू करना पड़ा था, फिर ब्रह्मा जी को पानी वगैरह लेके आना पड़ा था, वो सब उस डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे अभी। सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स, विद रिलीजियस एवोल्यूशन सिंप्लिसिटी ऑफ nature worships was lost. Rituals and sacrifices became a daily routine beside the yajnas performed by kings. The common people formed small yajnas. तो मतलब जैसे मैंने कहा ना, पहला ज़्यादा प्योर था यार, पहले भगवान को श्रद्धा थी कि मानते थे, हाँ भगवान की पूजा करो। दूसरे में क्या था, शो ऑफ ज़्यादा हो गया था कि बड़े बड़े यज्ञ करेंगे हम, ठीक है, सेक्रीफाइसेस देंगे कि जानवरों को मार के भगवान को खुश करने की कोशिश करेंगे, वो सब होने लग गया था, राइट। तो काउस, काफ़ी काउस गिफ्ट की जाने लग गई थी जो प्रीस्ट थे उनको, ठीक है, दक्षिणा के तौर पे। गिविंग दक्षिणा वॉज ऑल्सो अ रिचुअल एंड अ पीएस ड्यूटी। पीएस मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर तुम इस धर्म में मानते हो तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा होने लग गया था लेटर वैदिक एज में। रिचुअलिज्म हैड गेन्ड अ स्ट्रॉन्ग रूट्स इन द न्यू डॉक्ट्रिन्स मतलब जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि नए प्रिंसिपल्स जो सोसाइटी में आ रहे हैं किसी चर्च के द्वारा या फिर किसी प्रीस्ट के द्वारा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी के द्वारा, नए बिलीव्स। The Brahmins were responsible for bringing about many innovations and evolving new doctrines. More emphasis was laid on penance called तपस्या सुना होगा तुमने। Sorry to interrupt you guys, but ये लाइन है ना, more emphasis was laid on the penance called तपस्या which became ritualistic. So penance का मतलब है, ये मैंने लिखा है, a punishment that you give to yourself, कि तुम्हें लग रहा है कि तुमसे गलती हुई है और तब तुम तपस्या करने जा रहे हो, अपनी गलती को सुधारने जा रहे हो। तो इस लाइन का एग्जैक्ट कंटेक्स्ट और मतलब ये है। The new doctrines included the doctrine of karma, dharma and moksha. The belief in rebirth gained roots.
Consequently, all the innovations were strengthened in the position of Brahmins. The Brahmins were said to have divine powers. No ritual or religious celebration would commence without the presence of Brahmins. तो ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ चुकी थी उस टाइम तक. उसके बाद आता है इकोनॉमी, कि भाई पैसे वगैरह भी तो थोड़े चाहिए ना इतने बड़े चलाने के लिए. सो द ऋग्वेद इकोनॉमी वॉज प्राइमली पेस्टोरल मैंने बता दिया है. फॉर आर्यन कैटल वॉज द गॉड ऑफ वेल्थ एंड वेल्थ पर्सन गवर्नमेंट. तो गोपा एंड गोपति वर एपिथेल्स गिवन टू द किंग. एंड आई अगेन विल गिव अ शाउट आउट टू मैम. जो मैम ने मुझे एक और लाइन समझाई. इसका मतलब है कि मतलब टाइटल दिया जाता था राजाओं को. गोपा एंड गोपति टाइटल दिए जाते थे, उनको ऐसे बुलाते थे, ऐसा कुछ. इन द ऋग्वेद गोथुली इज यूज्ड एज अ टर्म टू मेजर टाइम डिस्टेंसेस कॉल्ड ग्रेविटी एंड ओके. Compared to the linguistic evidence for cattle rearing in the ऋग्वेद एग्रीकल्चर. फिर उनका यार फिर बार बार चेंज करना पड़ रहा था. क्यों? कभी बारिश कम हो जाती थी, कभी कुछ और हो जाता था, तो बार बार वो फिर चेंज करना उन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दिया. मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी टुक प्लेस. द लेटर वैदिक इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ग्रो इन दिस प्लेस. द ग्रोथ, तो उन्होंने फिर वही बताया हुआ है कि गंगा यमुना दुआब में वहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल था, तो वहाँ पे चले गए जाते थे, ये सब करते थे. ठीक है. और वहाँ पे राइस भी उगाना धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया था लेटर वैदिक एज में. एंड सजेस्टिंग द प्रेवलेंस ऑफ प्लॉट कल्टीवेशन. प्लॉ कल्टीवेशन आपको पता ही होगा क्या होती है. ठीक है, पता ही होगा. थ्रू दी अनरिपीटेड आयरन प्लॉट शेयर्स वही होते हैं कि जैसे द मेन कटिंग ब्लेड ऑफ अ प्लॉट, तो आयरन के बनाने लग गए थे और मेटल टूल ज़्यादा यूज़ हो रहे थे. द क्राफ्टमैन मेंशन्ड इन द वैदिक इंक्लूड द, तो काम बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते थे, या तो वो लेदर वर्कर्स होते थे, या वो व्हील राइटर्स होते थे. राइटर्स मतलब जो है मेकर, व्हील मेकर. ठीक है. या वो ब्लैक स्मिथ्स होते थे, या वो पॉटर्स होते थे, या वो कारपेंटर्स होते थे, वगैरह वगैरह चीज़ें. ठीक है. अब इनमें से किसी को भी लो स्टेटस का नहीं माना जाता था. वीविंग डोमेस्टिक क्राफ्ट होती थी. ठीक है. वुड शीप से निकालते थे और वो सब कॉमन रॉ मटेरियल. कॉटन नहीं मेंशन किया गया इसमें. ट्रेड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज द एग्रीकल्चर सरप्लस लेड टू द ट्रेड गिविंग राइज टू मार्केट फ्रॉम बीइंग विच डेवलप्ड सिटीज एंड टाउन्स. दस trade became the pivot around which the whole world and town city life moved. Although the Aryans had introduced coins, the barter system was still in dominant. अब ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ. देखो, आर्यंस ने कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिए. मेसोपोटामियन में अगर मेसोपोटामियंस के साथ लेट्स से, या इजिप्शियन के साथ, किसी के साथ भी ये लोग ट्रेड कर रहे हैं ये कॉइन से, वो कहते हैं आप हमें इतना दे दो और हम आपको ये कॉइन्स दे देंगे, हम आपको 10,000 कॉइन्स दे देंगे. मेसोपोटामियन में ये कॉइन चलते ही नहीं, इजिप्ट में ये कॉइन चलते ही नहीं. उनको वापस यहाँ पे आके कॉइन यूज़ करना पड़ेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं उनको. तो वो कहते हैं नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप ये कॉइन्स अपने पास रखो. हम अगर आपको राइस दे रहे हैं तो आप हमें बदले में बारले दे दो, बात ख़त्म. आपके ये अच्छा होता है, हमारे ये अच्छा होता है, या जस्ट एन एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. तो वो सब होने लग गए. ऑक्यूपेशन बिसाइड्स एग्रीकल्चर एंड अदर दी important occupation included domestication of animals, crafted in various metals, carpentry, fishery. Women were engaged in spinning, knitting. So दैट इज़ गाइज. अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो. अगर एग्जाम आ रहा है फटाफट, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपका एग्जाम ज़्यादा पास कौन सा है, आपको कौन से चैप्टर की ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है, तो मैं पहले उस चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दूंगा रेदर देन जो मैं करने जा रहा हूँ. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि 9th का आपका काफ़ी तगड़ा कंटेंट आएगा. और अगर CBSE का भी हो, बेसिक्स क्लियर कर सकते हो, यहाँ पे आके बेसिक्स क्लियर कर सकते हो. सो आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर, एंड दोस्तों को शेयर करना होगा कर दीजिएगा. तब तक ले चलते हैं. अगर ट्राई करोगे यार तो ही आएगा, अगर बैठे रहोगे कोशिश भी नहीं करोगे समझने की तो सर के ऊपर से निकल जाएगा. नमस्ते, जय हिंद.